हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान से जो है कि आज हम उष्मा चैप्टर से जो है कि हम कवर करेंगे, जो कि सामान्य विज्ञान जितने भी इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे ये लूसेंट बुक के क्वेश्चन होंगे, जो कि आज हम एमसीक्यू के तौर पर हम जो है कि इसे आज डिस्कस करेंगे, जो कि आरआरबी ग्रुप बी के लिए टारगेट में रखा गया है और ऐसे तो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान से हम आज यांत्रिक चैप्टर से जो है कि उष्मा से हम आज क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होते हैं? तो उसके अणु जो होते हैं कि जो है कि चल बढ़ जाएगी। ठीक है, जब कोई अगर हम वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अणु क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो ये उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का जो है कि सूचक होता है। नेक्स्ट दिया है, वस्तु का ताप सूचित करता है, संपर्क करने पर उष्मा क्या होता है? तो अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं में उस वस्तु से प्रभावित होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या होगा? ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु क्या होते हैं? तो उसकी चाल घट जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेविड ने पिघलाया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कभी कार्य उष्मा में बदलता है तो उष्मा कार्य में बदलती है, तो किए गए कार्य व उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसके उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि 4186 यानी कि 4186 जूल कैलोरी भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 4.186 जूल प्रति कैलोरी भी हो जाएगा और इसमें 4.186 गुणित 10 के घात 7 कैलोरी भी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा W/Q बराबर J जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होगा? तो इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ठीक है, इसी कारण जो है कि तापमान जो होता है, जल का तापमान जो कि उच्च हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? तो केल्विन होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डिग्री सेल्सियस जो है ये उष्मा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 गुणित 10 के घात 3 जूल होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलप्रपात के स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, यही कारण है। जलप्रपात के अर्ध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण जो है कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदलने लगती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्मियों में ताप 86 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो घट जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों का तुलना में ज्यादा संवेदनशील होता है, क्यों? तो क्योंकि इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, किसमें? तो पूर्ण विकिरण उत तापमापी से जो है कि मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूर्ण विकिरण उत्तमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, दूरी की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? तो आंसर जगह हमारा एल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? तो 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापक्रम नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है क्या? तो 2 असदृश्य धातुओं को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित तापमापियों से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को जो है कि पायरोमीटर कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा F32/9 बराबर C/5 जो है कि सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं कितना? तो 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखेंगे, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 310 होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री में होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो -273 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट देखेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना हो जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा? तो 32 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? तो बताइए फटाफट। तो आंसर हो जाएगा 36.89 सेल्सियस तापक्रम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मंसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु के चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए हाथ नहीं जले चाय छानते समय या चाय बनाते समय, इसलिए जो है कि चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो टूट जाता है, इसका कारण क्या है? तो वो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इसलिए गिलास कांच का टूट जाता है गर्म पानी पड़ने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटता है? क्यों फटता है? इसलिए फटता है क्योंकि गर्मियों के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है। ठीक है, इसलिए जो है कि गर्मियों में साइकिल के ट्यूब फट जाते हैं, तो आप ध्यान रखें गर्मियों में साइकिल में ट्यूब ज़्यादा नहीं भरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? अवस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? इसलिए सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु के गंध को गर्म क्या जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो आयतन जो है कि इसका बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? तो पानी जमने पर फैलता है इसलिए टूट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा होने पर संकुचित हो जाती है, इसलिए दो रेल पटरियों के मध्य में जो ज्वाइंट होता है वहाँ पर थोड़ा सा स्थान छोड़ा जाता है। ठीक है, कि वो अपने अनुसार जो है कि ठंडा होने पर संकुचित होता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी झील की सतह का पानी जमने वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शीतकाल में जब ठंडा से जल जमता है तब मछलियां और अन्य जीव क्या होते हैं? तो जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, नीचे का परत नहीं जमता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उष्मा के संचरण की विधि क्या कहलाती है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि चालन भी कहलाता है, संवहन भी कहलाता है और विकिरण भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन में नहीं जाते। नेक्स्ट देखेंगे, द्रव्यों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? तो ये संवहन द्वारा होता है।
नेक्स्ट देखेंगे विद्युत केतली में पानी गर्म होता है क्यों? तो संवहन के कारण गर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। नेक्स्ट देखेंगे ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? कौन सी के कारण? तो ये विकिरण के कारण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ऊष्मा संचरण की वह विधि जिससे माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी कण नहीं गति करता? तो विकिरण नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है? तो पारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बोलोमीटर मापक की एक युक्ति क्या है? तो ये ऊष्मीय विकिरण के होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ियों के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्यों? बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसमें लकड़ियों की तुलना में लोहा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कड़े जो है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीत हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है और यह किस कारण होता है? तो यह बर्फ ऊष्मा की कुचालन के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरा की हवा क्या होता है? तो गर्म होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगा? तो कम होनी चाहिए उसकी ताप चालकता। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है? तो समुद्र का पानी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट देखेंगे आणविक संघनन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषक क्या कहलाता है? तो ये चालन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकल को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण जो है कि गर्म कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? तो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित रहेगा? तो सबसे ऊपर जो सफ़ेद होता है और नीचे काला वो सबसे अच्छा होता है धूप के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होते हैं? वो अधिक गर्मी महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सुबह की सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का क्यों? तो आंसर जगह इसमें हमारा सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूर तय करनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसमें परावर्तित करते रहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है क्यों? तो ताप के अच्छे रोधक होते हैं वो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है क्यों? तो भाप में गुप्त ताप होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो, तो वो ठंडे जल से भरा हो। नेक्स्ट देखेंगे अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो क्रिस्चाप का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ घात तथा अनुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो ये स्टीफन का नियम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दिया हुआ है स्टीफन का विकिरण नियम क्या है? तो E8T की घात 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो ये न्यूटन का शीतलन का नियम है। नेक्स्ट दिया न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप के अंदर बहुत ज़्यादा न हो। ठीक है, ताप के अंदर बहुत ज़्यादा न हो तभी ये लागू होता है। नेक्स्ट देखेंगे गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री तक ठंडा होने में समय कितना लेगा? तो 10 मिनट से अधिक समय लेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी उष्मा के सेकंड क्लास बाकी हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, तो अभी हम सेकंड क्लास में इसी चैप्टर से उष्मा से ही हम कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।